और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। पीएम मोदी के आदेश पर फैसला बदला। बीजेपी ने एक मुद्दा विपक्ष के पास जो था वो फिलहाल छीन लिया। यूपीएससी पर जो मुद्दा था, जो आरक्षण को लेकर एक सियासी तूफान मचा हुआ था, लगातार बयानबाजी हो रही थी, इसको लेकर फिलहाल बदल दिया है फैसला सरकार ने। पीएम मोदी के आदेश पर फैसला बदला है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह लेटर लिखा। लेटरल एंट्री को लेकर जो नियुक्तियां हो रही थीं, जो फैसला था, अब वो बदल दिया गया है। यानी अब लेटरल एंट्री नहीं होगी। जो विलंबित नियुक्तियां थीं वो अब नहीं होंगी। सीधे तौर पर ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और उप सचिव के पद पर जो नियुक्तियां सीधे हो रही थी, बिना आईएएस, बिना आईआरएस, बिना आईपीएस के जो नियुक्तियां हो रही थीं, अब वो नहीं होंगी। विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए था। विपक्ष का कहना था कि क्योंकि इसमें आरक्षण लागू नहीं है, लिहाजा आरक्षण धीरे धीरे खत्म कर रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार। और इसी के मद्देनजर, क्योंकि एक बड़ा सियासी नुकसान होता दिख रहा था यहां पर केंद्र को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, लिहाजा ये फैसला वापस ले लिया गया। यानी अब लिटरल जो एंट्री है वो नहीं होगी। 17 अगस्त को एक विज्ञापन प्रचारित किया गया। उसमें 45 इस तरह की नियुक्तियों का ये विज्ञापन था, जिसमें सीधे एंट्री होनी थी, सीधे नियुक्तियां होनी थी लगभग 45 सीनियर ऑफिशियल्स की। और यही एक बड़ा मुद्दा बन गया था। हालांकि ये 2018 से लगातार ये नियुक्तियां हो रही हैं, लेकिन अब विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में था। लेकिन फिलहाल सरकार ने अपना ये आदेश वापस ले लिया है। तो यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। इसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा है। पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला बदला गया है। इस वैकेंसी का राहुल गांधी ने भी विरोध किया था। राहुल ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। राहुल गांधी को जवाब देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेटरल एंट्री के जरिए ही 1976 में फाइनेंस सेक्रेटरी, मोहन सिंह अहलूवालिया को योजना आयोग का उपाध्यक्ष और सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी का चीफ बनाया गया था। कांग्रेस ने लेटरल एंट्री की शुरुआत की थी। अब पीएम मोदी ने यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर लेटरल एंट्री सिस्टम को व्यवस्थित बनाया है। पहले की सरकारों में लेटरल एंट्री फॉर्मल सिस्टम में नहीं था। क्या था पूरा विवाद? आइए अपने खास मेहमानों से समझते हैं और आपको समझाते हैं क्या ये पूरा मामला है। और हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं इंडिया न्यूज़ के। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं और हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आलोक जी, लेटरल एंट्री पर यू टर्न ले लिया सरकार ने। कि ये इस तरह का विरोध, बात तो छोटी, 45 अपॉइंटमेंट होना है जी, और उससे ये साबित होता है कि किस तरह के जातिगत आधार की राजनीति कांग्रेस पार्टी वो सब कर रही है। क्योंकि आपने जैसा भूमिका में भी बताया या जो भी कल भी अखबारों में आया, वो बीजेपी की बात नहीं है। हम देखते रहे हैं, राहुल गांधी के जो सलाहकार है इस समय जयराम रमेश, वो भी इसी तरह से आए थे। और इसके अलावा कई ऐसे पदों पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो निचले पदों पर आए। कोई शिक्षा मंत्रालय में आया, कोई किसी मंत्रालय में आया, नरसिंह राव की सरकार के समय, वीपी सिंह की सरकार के समय, राजीव गांधी की सरकार के समय, मनमोहन सिंह जी का नाम, मंटोक सिंह अहलूवालिया का नाम वो कह सकते हैं विशेषज्ञ, जो आज सफाई दी है खड़गे जी ने। लेकिन खड़गे जी असल में वहां उस समय कर रहे थे, वीरप्पन कांड को निपट रहे थे, तो उनको यहाँ का पता नहीं चलता। उनको तेलगी का जो अपना स्टैम्प पेपर जो कांड था,
उसमें फंसे हुए थे, तो उनको यहाँ की जानकारी नहीं होगी कि यहाँ कौन कैसे अपॉइंट हुआ। वो इसको जाति आधार बढ़ा के आरक्षण आधार बढ़ा रहे हैं। जी। ठीक है, सरकार अपना वापस करे न करे, लेकिन मेरा ये कहना है कि दुनिया में, अमेरिका में और ब्रिटेन में, जर्मनी में ऐसे कितने ही लोग उनको लिया जाता है, वो म्यूजिक बजाने वाले। भारत जी। में अमेरिका के लेकिन बहुत आलोक बड़े जी, एक भारत में और बड़े अमेरिका पद में पर बड़ा है। फर्क है, इतनी विविधताएं नहीं है ना, इतनी विविधता नहीं है जितनी भारत में है। इतना ऐसा इतिहास नहीं रहा ऐसे नहीं है है, जैसे अमेरिका भारत में तो का रहा वहां है। का कोई है ही नहीं। भारत में वहां तो अपना कोई है ही नहीं, वहां तो सबसे अधिक विविधता है। भारत में भारतीय है, वहां कोई स्विस आया है, कोई जर्मन आया है, कोई ब्रिटिश आया है, कोई आदिवासी आया है। वहां की विविधता तो आप तुलना ही मत करिए। वहां ब्लैक उस अश्वेतों को लेकर के तो कितनी बड़ी आवाज उठी है। यहाँ के आरक्षण से अधिक जाति आज भी सड़कों पर है। आप वीडियो अभी जी। भेज देता हूँ आधे घंटे आपको चलिए प्रोग्राम चलिए, के जो बाद। विरोध के स्वर हैं जरा सड़कों पे उनको पड़े भी हुए दिखा हैं। देते हैं। राहुल गांधी उनके ने लिए क्या कोई कहा, आवाज नहीं बोलता। बड़ा लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट लिखा अखिलेश यादव ने, उन्होंने क्या कहा है ये जरा हम देख लेते हैं एक बार, दर्शकों को भी बता दें। तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर अपना बयान जारी किया है, जरा ये देख लेते हैं, फिर आपसे आगे बातचीत करेंगे। आलोक जी भी हमारे साथ और हिमांशु जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, मैं वो भी बताऊंगा कि क्या कुछ कहा है इन तमाम नेताओं ने। आप अरविंद जी कैसे देखते हैं ये जो एकदम से विरोध हुआ? हालांकि 2018 से ये जारी थी लेटरल एंट्री, पहले भी नियुक्तियां हुई हैं, 3 साल के लिए नियुक्ति, फिर 2 साल का एक्सटेंशन, ये हुआ है पहले भी। लेकिन अब आकर और आरक्षण को जो एक बड़ा मुद्दा बनते देखा है, क्या ये एक बड़ा इशू बन रहा था, लिहाजा बीजेपी ने इसको, सरकार ने इसको, इस पर यूटर्न लेना बेहतर समझा? अरविंद जी। निश्चित रूप से ये 45 नियुक्तियों का मसला नहीं है। ये पॉलिटिक्स में जाति की पॉलिटिक्स की वापसी कहिए या ज्यादा मजबूती से उभरना कहिए, ये उसका प्रश्न। जाति की पॉलिटिक्स बीजेपी डिनाई करती रही है अभी तक, और लगातार अभी भी जो आरक्षण संबंधी जो भी बात हुई है, कोर्ट कचहरी मामला गया है, जाति जनगणना, सब में बीजेपी का स्टैंड उसके पक्ष में नहीं है जी। और हमने विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनाव में नहीं, उससे पहले जो विधानसभा चुनाव, उसमें जातिगत जनगणना का मसला फिर से देखा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। लेकिन अब लगता है कि विपक्ष इस मामले में सफल हुआ है कि उसने जाति के सवाल को, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भी बहुत साफ दिखा, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी बहुत साफ दिखा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नहीं दिखा, लेकिन राजस्थान में तो उसका असर दिखा। तो इसका मतलब कि जाति का सवाल बड़े मजबूती से विपक्ष ने पॉलिटिक्स के केंद्र में ला दिया है, और बीजेपी और संघ परिवार जो हिंदुत्व के सवाल को केंद्र में रखे हुए उसको कहीं रिप्लेस किया है। तो और ये बीजेपी की ओर से भी अब इस चीज को स्वीकार किया जाने लगा है। जैसे उत्तर प्रदेश की भर्तियां, इतनी बड़ी भर्ती तो मेरे ख्याल से जो हम सब लोग मानते रहे थे कि मुलायम राज में और अखिलेश राज यादवों के लिए भर्ती बहुत खुल गई और बेईमानी, ये सब चार्ज लगते रहे थे उस समय तक। लेकिन 69,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए इस आधार पे कि उसमें आरक्षण को और पिछड़ा और दलित और आदिवासी। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, इस पर क्या कुछ कहा है, किस तरह से एकदम दोनों नेता अटैकिंग मोड में आ गए थे। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग की जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए लोक सेवकों की भर्ती पर कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका है और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक न्याय दोनों को चोट पहुंचाने वाले इस देश विरोधी कदम का इंडिया मजबूती से विरोध करेगा, यानी इंडिया गठबंधन। IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी है, यानी आरक्षण, ये जो निजीकरण, उन्होंने निजीकरण यानी IAS का निजीकरण कर रहे हैं, ये एक आरोप उन्होंने लगाया और इसके जरिए आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी उन्होंने इसको करार दिया, इस कदम को।
इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा अपनी विचारधारा के संघी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा और आम लोग बाबू और चपरासी की नौकरी तक ही सीमित हो जाएंगे। ये एक उन्होंने लिखा है अपने एक्स पोस्ट पर। आगे उन्होंने लिखा है कि दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार छीनने की है। अब जब भाजपा ये जान गई है कि संविधान को खत्म करने की भाजपाई चाल के खिलाफ देश भर का पीडीए जाग उठा है, तो वो ऐसे पदों पर सीधी भर्ती करके आरक्षण को दूसरे बहाने से नकारना चाहती हैं। तमाम बातें ये अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखी। हिमांशु जी, दूसरी बार ऐसा हुआ है। एक बार जब किसान आंदोलन पर हमने देखा कि किसान आंदोलन पर जब बहुत ज़्यादा आंदोलन बढ़ गया था, कई किसानों की उसमें मौत हो गई थी और किसानों के खिलाफ, किसानों पर जो कानून लाए गए थे, वो 3 कानून वो वापस लिए थे। और उसके बाद अब ये मौका है जब सरकार ने यू टर्न लिया है। किस मजबूरी में लिया है, आप क्या मानते हैं? हर एक चीज को अबुल जी दोनों को इक्वेट मत कीजिए। मेरा तो प्रथम सवाल यह है कि जो जातिगत राजनीति चलाते हैं जी, उनकी जाति क्या है? पहले 140 करोड़ लोगों को वो जानना जरूरी है। उनका जवाब वो दे रहे। उनको तो संसद में पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। उनकी जाति क्या है? तो वो भारतीय है तो उनका कोई हक नहीं बनता। मैं व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी के बारे में आप पूछ रहे हैं। ये सवाल तो उनसे पार्लियामेंट में भी किया गया। ये सवाल तो पार्लियामेंट में भी उनसे किया गया। नहीं, हाँ वही तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने जवाब दिया। देखिए यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है, आप पूरा आदेश सुनिए। वो जो जितेंद्र कुमार ने जो बताया ना, उसमें 2 शब्द यूज किए गए हैं, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता। समानता की जब हम बात करते हैं ना, तब समाज के हर एक ढांचे के व्यक्ति एक समान होने चाहिए। खाली ऐसा नहीं किसी को भर बाजार में उठा के पूछ लेंगे आपकी जाति क्या है, आपका ये क्या है, आपका वो क्या है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट उदाहरण देता हूं कि देखिए आज तक 75 साल के भारत के अंदर जो SC ST OBC का जो आरक्षण है और ज्यादा करके पिछले वर्ग का SC ST का, कितने परसेंट SC ST लोगों में से कितने परसेंट लोगों को इसका लाभ मिला है? खाली 5% लोगों को। 5% भी बहुत होगा जी। जो SC ST का दायरा है उसको तो वो बढ़ा नहीं पाए 75 साल में। और उन्हीं ने ये लैटरल एंट्री के जरिए हमारे सर पे एक प्रधानमंत्री थोप दिया था, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन थोप दिया था। और वो ही अब राजनीति करने के लिए जातिवाद की बात करें। नहीं तो इन 10 सालों में खत्म क्यों नहीं किया? अगर उन्होंने थोप दिया था सर, तो इन 10 सालों में खत्म क्यों नहीं किया? लॉजिक नहीं, आप लॉजिकली सुन लीजिए मेरी बात। तो पहली बात तो ये कि विपक्ष को कोई अधिकार नहीं बनता, मुख्य विपक्ष को। चलिए ठीक है, मान लिया आपका कि विपक्ष को कोई अधिकार नहीं यहां पर बात है कि इन्होंने वापस लिया। हिमांशु जी एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, ये सही था? लेटरल एंट्री की स्कीम सही थी या गलत थी, ये बता दीजिए। अरे भैया, योग्यता भी कोई चीज होती है। मेरा सामने प्रति प्रश्न है कि अगर मेडिकल की 100 सीटें हैं, उसमें अगर आपने 49 सीटें और 47 सीटें अनामत कर दी, तो 99% लाने वाला बच्चा कहां जाएगा? और उसके सामने एक बार 2 बार आप क्रीमी लेयर के SC ST को दे दीजिए, उसके बाद भी वो खाली 70% लाएगा, मगर वो मेडिकल जॉब में जाएगा और तीसरे साल वो सीट को खाली कर देगा क्योंकि वो पढ़ाई से कोप अप नहीं कर पाएगा। योग्यता नाम की भी कोई चीज होती। तो सीधा साधा सवाल है, अगर हम ये सब भूल के
भारत को एक विकसित राष्ट्र, बीजेपी बोल रही है 2047, अरे मैं कहूं 10 साल और दे दो। अगर 2057 में भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें योग्यता के आधार पर ठीक है। नियुक्तियां करनी पड़ेगी। चलिए चलिए, योग्यता के आधार पर, यानी आप कह रहे हैं आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए यूपीएससी में। योग्यता, हाँ, योग्यता को ऊपर रखा हाँ, जाना अगर चाहिए, समझ आरक्षण को पाओ। खत्म करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, हाँ, बहुत सीधी सी बात है, चलिए ठीक है ठीक है किसी ठीक के है भी लिए हो। ठीक है ठीक है ठीक है। एक और ज़रा हम बता दें इस बारे में, यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर जो सियासी जो बवाल हो रहा है, उसमें तेजस्वी यादव की भी एंट्री हुई है, और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी ज़रा हम बता दें। उन्होंने लिखा है कि सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक और खिलवाड़ कर रही है। ये विज्ञापन उसकी एक छोटी सी बानगी है। ये लेटरल एंट्री के जरिए सीधे संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशक स्तर की नौकरियां निकाली गई हैं, लेकिन इनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अगर सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से इन नियुक्तियां होती तो उसमें आरक्षण देना पड़ेगा, यानी अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। मोदी सरकार बहुत ही व्यवस्थित, पद्धतिबद्ध, योजनाबद्ध और शातिराना तरीके से आरक्षण को समाप्त कर रही है। ये तेजस्वी यादव ने लिखा है अपने एक्सपोज पर। अरविंद जी, या तो ये सही थी या गलत थी। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, चाहे किसी के भी शासन में ये आई हो। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं साहब ये तो कांग्रेस ने ही निकाली थी, कांग्रेस के 10 नाम उन्होंने गिना दिए कि वो लेटरल एंट्री के जरिए आए थे। तो आप 10 साल क्या कर रहे थे? आपको अगर ये गलत लग रहा था तो आपने बंद क्यों की, उसको जारी क्यों रखा और उसको व्यवस्थित क्यों बनाया? सही थी या गलत थी, ये कोई कहने को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ये तो ये गलत लगता है। अपने हिसाब से मेरे से पूछने से तो इस किस्म की भर्ती नहीं होनी चाहिए, और मेरिट का तर्क बहुत दूर नहीं ले जाता। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि मेरिट वाला तर्क भी आप पैदा करे, लेकिन मेरिट का तर्क दूर तक नहीं ले जाता। तो सरकार एक तो इसको कंटिन्यू ले आई, कंटिन्यू किया, और अब वापस बीच में ले रही है विज्ञापन देने के बाद। तो इसका मतलब भर्ती नहीं है। भर्ती तो एक छोटा मसला था, 45 लोगों की भर्ती, और 45 में अगर रिजर्वेशन जोड़ेंगे तो आधे से भी कम पड़ जाएगा। तो वो भर्ती तो बहुत छोटा मसला है। असली मसला जो मैंने पहले कहा कि पॉलिटिक्स में जाति का सवाल इतनी मजबूती से वापस आ गया है, और मेरे जैसे लोग भी, क्योंकि जो मंडल की लीडरशिप इस देश में आई 30 साल पहले, 35 साल पहले, वो कई मामलों में बहुत नालायक साबित हुई। उसने बड़े आराम से अपनी सुविधा से सत्ता के लिए बाजार से भी कम्प्रोमाइज किया, कम्युनल फोर्सेस से भी कम्प्रोमाइज किया, और किसी भी मामले में मैं मानता हूँ नीतीश कुमार ने थोड़े बड़े अच्छे कदम उठाए। अदरवाइज बाकी सारे पिछला लीडरशिप ने कोई भी बड़ा काम सोसाइटी में नहीं किया। उनकी अपनी सत्ता आई, उनका अपना परिवार खाया पिया, तो उससे मंडल ये जो जाति का सवाल है वो धूमिल हुआ था, कमजोर हुआ था। और बीजेपी की जीत की एक वजह वो भी थी कि उस सवाल को, और बीजेपी ने होशियारी से एड्रेस किया इस सवाल को धीरे धीरे। कहीं मौर्या को आगे किया, कहीं कुशवाहा को आगे किया, कहीं कल्याण सिंह का सहारा लिया, लेकिन उसकी सीमा बहुत साफ समझ में आने लगी। अब लग रहा है कि नए सिरे से जब से राहुल गांधी आए हैं, और राहुल गांधी की जाति का सवाल अभी हम पूछ रहे थे हमारे, तो राहुल गांधी को इसके लिए जाति बताना और रखना कोई जरूरी नहीं है। अरविंद मोहन की जाति क्या है, इससे वो जाति के सवाल को सपोर्ट करें ना करें, इसका कोई बहुत रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये एक स्वतंत्र सवाल है, और आपकी राय एक स्वतंत्र चीज। तो कोई अगड़ा भी इसको सपोर्ट करेगा, कोई पिछड़ा भी इसका विरोध करेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और राहुल गांधी, मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी के परिवार के साथ जो हुआ है, और उसी तरह से अगर समाज में बड़े पैमाने पे होगा तभी जाति टूटेगी या जाति का सवाल कमजोर हो। आज राहुल गांधी पे या उस गांधी नेहरू परिवार पे जाति का, संप्रदाय का, इलाके का ये सवाल नहीं हो। वो गंगा मैया ने बुलाया, ये उनको कहने की जरूरत वायनाड में नहीं पड़ती। वो बड़े मजे से वहाँ जाके चुनाव लड़ते हैं, फिर खाली करेंगे, वहाँ को दे देंगे, बाहर भी जाएंगे।
तो उनको भी इस तरह की सफाई, बाकी हार जीत तो लगी हुई है सब, जी। लेकिन इस तरह तो वो एक ऑल इंडिया पर्सनालिटी बन गए हैं, जो जाति से, धर्म से, अंग्रेजी से, हिंदी से, बाकी कई सारी चीजों से उनकी पर्सनालिटी ऊपर आ गई। ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर जाति के सवाल को बड़े पैमाने पर एड्रेस करना होगा तो वो उसी किस्म से होगा, अंतर जातीय शादियाँ, अंतर प्रांत शादियाँ, अंतर शादियाँ जब होंगी, खाना पीना उठना बैठना, तब जाके सिर्फ अरविंद जी, यहाँ पर एक बयान हम और जरा बता दें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, वो क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने बयान में, वो जरा हम बता दें। उन्होंने लिखा है कि केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्तियों में SC, ST और OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा और इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक होगा। ये मायावती ने लिखा है अपने ट्वीट में। आलोक जी, क्या सरकार दबाव में है? देखिए, निश्चित रूप से जहां तक मैं समझता हूं कि चिराग पासवान ने भी विरोध किया, प्रतिपक्ष के और दलों का भी विरोध सामने आया, तो शायद जिस तरह से यूपीएससी का विज्ञापन निकलता है उसमें ऐसा तो मुझे जहां तक समझ है कि ऐसा नहीं है कि पूरा ऊपर से नीचे तक सब बड़ा भारी फैसला मंत्रिमंडल का होता है। एक रूटीन में, चूंकि पहले 2 बार 2019 में हो चुका, उसके पहले 17 में जब हुआ, उन नियुक्तियों पर कोई किसी को ध्यान, राहुल गांधी जी तो संसद में थे, संसद में जवाब दिए गए। आप उसको डेट निकाल लेंगे, मैंने भी कल देखा था, पूरी डेट्स आई हैं कब इस मुद्दे पर सवाल उठाया गया, बाहर से नियुक्तियां हुई, तब संसद में क्यों सो रहे थे। उसको विरोध जो होना चाहिए, आपकी बात सही है और मैं जो अभी अरविंद जी ने कहा मैं उनसे सहमत हूँ। देखिए, SC ST के लिए या पिछड़ों के लिए जो संवैधानिक पहले से आरक्षण है उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, उसमें नहीं होना चाहिए, उसके लिए सबको ही उस पर सर्वानुमति है। लेकिन यह है कि ऐसे मुद्दों से राजनीति करके गरीब और दलित और पिछड़ों को भड़काना, ये केवल राजनीति का जो हथियार है। अब वो यदि वो हिंदुत्व की करती है तो गलत है, तो उसका भी नतीजा भुगता है ना भारतीय जनता पार्टी ने। या ऐसी चीजों में कदम, ये तो कानून, जैसा अभी हमारे मित्र कह रहे थे, किसान के कानून से आप ही कह रहे थे, इसको किसानों के कानून वाला तो पूरा पास किया गया था। यहाँ ये कानून नहीं है, एक आप निकाला गया, 45 लोग, कितने लाख लोग काम करते हैं, उसमें यदि ये किया गया और उसमें यदि उनको गलती समझ में आई, आप देखिए अभी जैसे अरविंद जी बात समझ नहीं पाए, वहां पर भी नियुक्तियां केवल 7,000, 6,500, 7,000, 8,000 तक की थी। वहां 60-70,000 मतलब जो लोग बैठे थे, उनमें से जो चयन किए गए उनको लेकर के, तो उसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला उतना नहीं हो रहा है जितना हमला इस बात पर हो रहा है। कलकत्ता के कांड पर राहुल गांधी मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं बोलता, मैं तो अभी उत्तर प्रदेश की जाति राजनीति में लगा हूं। आप ये बताइए, इससे बड़ी राजनीति क्या हो सकती है? लेकिन उन्होंने एक सवाल तो बड़ा उठाया, आप करना चाहते हैं आलोक जी, सवाल बड़ा उठाया उन्होंने कहा ये मामला 45 नियुक्तियों का नहीं है। देखिए, उच्च पदों की ये नियुक्तियां हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की ये नियुक्तियां हैं, वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि साहब सिफारिशी लोग पहुंच रहे हैं, RSS से सिफारिश करवाओ और नियुक्तियां पाओ। देखिए, ये तो इसलिए बीजेपी उसको पीछे हट गई, नहीं करेगी। लेकिन कितनी जगह अपॉइंट अभी भी लोग हैं, कहाँ अपॉइंट है, RSS के हो, समाजवादी हो, कोई किसी लेफ्ट का, वो भी कांग्रेस के हो, क्या है, कितने लोग तो कांग्रेस से भी आ गए हैं और उनके कोई किसी उसका अध्यक्ष बन जाता है, कोई योजना आयोग का अध्यक्ष बनता है, कोई योजना आयोग का सदस्य बनता है, पत्रकार तक बनते रहे हैं। कांग्रेस राज में पत्रकार तक बनते रहे संयुक्त सचिव पद पर। ये राहुल गांधी जी को नहीं पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे सब मित्र हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये न कहें कि कैसे पीछे से भर्ती होती रही है, मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन योग्यता के आधार पर है ना। यदि वो बहुत आर्थिक विशेषज्ञों के कोई पत्रकार है, उनको योजना आयोग में बना दिया जाए, समझ में आता है। जयराम रमेश को बनाया गया तब तो हमने आपत्ति नहीं की थी, लेकिन जब जयराम रमेश बोलते हैं और पिछड़ी जाति के, वो 4 बार राज्यसभा में आए, पंचायत का चुनाव लड़े कभी क्या? ये लोग जो राजनीति करके लोगों को, मेरा दुख खाली इस बात पर है, मैं कोई गरीब पिछड़े, हम लोग तो ऐसे गांव से आए हैं जहां कभी जयराम रमेश ने देखा नहीं उस गांव को। ऐसे गांव से आए हुए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मेरे परिवार में कोई जातिगत शादियां नहीं की गई है, आज भी, मेरी बेटियों की भी।
मैं इसलिए जाति के पक्ष, इस तरह के पक्ष में नहीं हूँ, मैं जाति के खिलाफ हूँ इस मुद्दे पर। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप इस आधार पर लोगों को भड़काएं कि तुम फला जाति के हो, तो किसी की जाति पूछ करके उसके साथ संबंध, जो अरविंद जी कह रहे थे ये सही है, अंतरजातीय विवाह हो, अंतर धार्मिक विवाह हो, उस पर किसको आपत्ति है? आरएसएस भी यदि कहेगा तो उस पर भी आपत्ति होगी। आरएसएस वाले तो बैठते हैं जाके आर्य समाज मंदिर में जब अंतरजातीय विवाह होते हैं, जब आदिवासियों के विवाह किए जाते हैं। सीआईए के लोग, ईसाई मिशनरी बैठ करके जब विवाह करा रहे थे, उस समय तो रोकने के लिए इंदिरा गांधी तक ने पैसा दिया आरएसएस के लोगों को। मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ। बिशप नारायण सिंह राज्यपाल थे, मैं गया हूँ उस समय अरुणाचल और गुवाहाटी। ये बातें वे लोग बैकग्राउंड भी नहीं जानते और देश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो लोग सत्ता में आ जाएं, उनसे ज्यादा वो कोई बात ही नहीं, सत्ता इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि गरीब लोगों को, युवाओं को, लेकिन वो महत्वपूर्ण बता रहे हैं आलोक जी, जैसा कि हिमांशु जी ने कहा। हिमांशु जी कह रहे हैं कि साहब मेरिट के आधार पर अगर लिया जा रहा है तो इसमें परेशानी क्या है। हिमांशु जी ने ये बात की, योग्यता के आधार पर अगर लिया जा रहा है तो इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यही परेशानी यहां पर यह बन जाती है कि ठीक है योग्यता के आधार पर लीजिए, लेकिन आप आरक्षण लागू कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो आरक्षण के थ्रू जा रहे हैं वो योग्य नहीं है। मेरा सवाल है ना? 45 में कितनी सीटें होगी? 2 5 कितनी हो अरे जाएगी? मतलब आप बताए ना, इसको खाली मुद्दा बनाया गया ना। मैं बिल्कुल आप सहमत हूँ कि देखिए, यदि आप वैसा भी कर लें और यूपीएससी से कर दिया गया, मैं तो इससे थोड़ा सा इसलिए सहमत हूँ। कई लोग यूपीएससी में भी हमारे मित्र हैं, कांग्रेस जमाने में वकील जो बन गए वो भी, या दूसरे लोग बने जो प्राध्यापक रहे, यूनिवर्सिटी में काम किए। देखिए ये सही, यूपीएससी में भी पक्षपात हो सकता है, वहां भी आरएसएस वाले बैठ जाएगा तो यूपीएससी वाला करता है। पहले कांग्रेसी कम्युनिस्ट बैठता था तब करता था, लेकिन यूपीएससी में कम से कम 5 लोग बैठे हैं। यदि उससे चयन करेंगे तो कुछ तो होगा कि हाँ चलिए बहुत। तो उसके बाद आज भी हम भी आरोप लगाते हैं, हाँ भाई आपने कम्युनिस्ट रखा, आपने आरएसएस रखा, आपने सीआईए आदमी को रख लिया। सीआईए के लोगों को भर्ती कर दें, जिसको राह लड़ती रहे, आप उनको एम्बेसडर बना दें, वो ठीक था। उसके प्रमाण है, सीआईए खुद आईबी राव के लोग आपको बता देंगे डिटेल्स। इसलिए इनके मुंह पर मेरे बात कहना है कि उसमें तो जाति नहीं देखी गई। वहां पर वो जो नियुक्तियां होती दूतावासों में जी। मेरे पास पूरा अरविंद जी, रिकॉर्ड है भाई साहब। अरविंद जी चलिए राजनीति की बात कर लें। राजनीति की बात कर लें। क्या ये डैमेज कंट्रोल जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कुछ काम आएगा या डैमेज हो चुका? जो ब्रांडिंग अभी तक पार्टी अपनी पोजिशनिंग कर रही है और इसके जरिए मैं उसने आऊंगा हिमांशु जी, आपके पास ही आऊंगा, बदलने की कोशिश की है। मेरे ख्याल उससे कितना फर्क पड़ेगा ये नतीजा अभी निकालना थोड़ा मुश्किल। बीजेपी और संघ इस मामले में काफी ताकतवर लोग हैं और काफी गहरी से परिस्थिति। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंडल का सवाल जब था और कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार में उसका बहुत ज्यादा, तो बीजेपी ने बड़ी होशियारी से उसको संभाला। बिहार तो नहीं संभला ज्यादा क्योंकि बिहार में पॉलिटिकलाइजेशन ज्यादा था, लेकिन उत्तर प्रदेश आप देखिए तो बड़ी आसानी से संभाला। और संभालने का हाल ये है कि कल्याण सिंह और बाकी नाम से होते होते फाइनल राष्ट्रीय राज चल रहा है 2 बार। जी हिमांशु जी, बड़ा संभलकर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में चलती है। जब संविधान की बात आती है, जब आरक्षण की बात आती है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं के बयानों से एक ये छवि गई है भारतीय जनता पार्टी की कि ये आरक्षण विरोधी हैं, ये संविधान को बदलना चाहते हैं। अब ये छवि किसने बनाई, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें की बात कर रहे हैं ना, वो पब्लिक परसेप्शन का सवाल है जी। लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं। एक्चुअली ये पार्टी जो है वो संविधान को फॉलो करती है। आप एक चीज अभी नहीं, अगर पुराने आप बयान देखें ना, आप अनंत हेगड़े का ही बयान देखें, आप अनंत हेगड़े का बयान देखें, आप मनमोहन वैद्य जो आरएसएस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका बयान सुन लीजिए। उदाहरण देता हूं जी बताइए। आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं कि आप ऐसे यूपीएससी में 25 साल में कोई एक जूनियर अफसर या 25 साल में बनके बैठता है, 28 साल में बनके था रेगुलर कैटेगरी से। 5 साल का एग्जाम्पशन आप देते हो SC ST को, और फिर कहते हो कि SC ST वाला अग्र सचिव क्यों नहीं बनता, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं बनता? कैसे बनेगा मुझे बताइए। अग्र सचिव तो सीनियोरिटी के लेवल पे बनता है। एक बंदा जो 25 साल से काम कर रहा है और एक बंदा जो 20 साल से काम करता है,
तो वो 20 साल से काम करने वाला बंदा हमेशा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे होता है। आरक्षण का सीधा मतलब ये था, जब अंबेडकर साहब ने बनाया, सबको 50 साल के अंदर इक्वल ला देना।